somebody is not in a situation to measure the energy and still he wants to identify what is the chakra energy situation. So looking at those questions, looking at those interactions, one can identify ki what is the present situation of the chakra. मैं इसको कैसे बोलूंगा? जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आया, अब हीलिंग तो आरती की डोमेन है, मेरी डोमेन नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन मैं द फर्स्ट थिंग विच आई डू इज आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग हिज क्वेश्चंस। अब वो बात करते करते अगर मुझे 3 बार ये बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये उसके सेंटेंसेस का पार्ट हो जाता है, सिंटेक्स का। लेट सपोज द मोमेंट इस तरीके की चीज उसके सिंटेक्स का पार्ट होती है, the first thing I identify is that the problem is associated with northeast direction because northeast is connected with the head और हेड में समझ में नहीं आ रहा तो ब्लॉकेज यहाँ पर है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चीजों की क्या क्या चीजें हैं, आपका पूजा घर कहाँ पर है? बोले जी नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा, वो आपके यहाँ चांदी की मूर्तियां हैं या नॉर्मल मूर्तियां हैं? बोले नहीं जी हमारे पास चांदी की मूर्तियां। अच्छा, भगवान के जो बिठाने उठाने वाले जो बर्तन और सामान जो हैं वो चांदी के हैं या वुड के हैं? तो बोले जी नहीं जी चांदी के हैं। अच्छा, वो भगवान के आसपास आपने सिल्वर कॉइन्स रखे हैं या नहीं? बोले हाँ जी सिल्वर कॉइन्स भी हैं। तो दैट बिकम्स द आंसर फॉर द प्रॉब्लम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर नहीं रखी जाती, बाकी सारी डायरेक्शन में आप सिल्वर रख सकते हैं बट नॉट इन नॉर्थ ईस्ट। ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब वास्तु पुरुष का हेड नॉर्थ ईस्ट में है, उसने बोला कि नहीं मेरे वहां पे कोई भी चांदी का आइटम नहीं है। और मैंने कहा आप दीपक जलाते हैं रोज? नहीं मैं दीपक भी नहीं जलाता, वो मैं सिर्फ मेडिटेट करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पता चला वहां पर उसने हैवी बॉक्सेस और स्टोर बना रखा है, स्टोर के अंदर जो है पूजा घर है और वो पूजा घर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो मेरे अगर सर पे बहुत ज्यादा बोझा हो गया तो मैं उस बात को कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा? सो दैट्स हाउ वी इन अप्रोच ऑफ क्वेश्चंस वी आइडेंटिफाई। इसलिए मैंने वो शीट शेयर करा सो दैट वन कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग फ्रॉम इनसाइड। हमारे हम्म। पास में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन और प्रोसेस होता है बट वो बहुत मीनिंगफुल होता है। अच्छा, मेरा तो क्योंकि बैकग्राउंड भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन सब चीजों का रहा तो मुझे इसलिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती एक करेक्ट क्वेश्चन से अपने आप को कनेक्ट करने में। बट जब हम मॉडलिंग करते हैं किसी भी चीज की तो ये जरूर पता होना चाहिए, मतलब अगर सामने वाले को हमने करेक्टली टाइमली डायग्नोज ही नहीं करा तो वो पर्पस ही डिफ्यूज हो गया ना। कोई आदमी मेरी बहुत हैवी फीस दे और मैं उसको सॉल्यूशन नहीं दे रहा तो वो मेरे लिए पाप का पैसा हो गया, वो मुझे प्रॉस्पेरिटी नहीं देगा। एंड इनवेरिएबली पूरा हीलिंग फ्रेटर्निटी इसी बात की वजह से प्रॉब्लम में आता है, बिकॉज पैसा तो वो ले ही लेते हैं हीलिंग करने के नाम पर बट वो सॉल्यूशन नहीं देते। और जब वो सॉल्यूशन, और अगर कोई सॉल्यूशन मिल गया तो वो मैंने कराए, उसका क्रेडिट वो खुद ले लेते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आता है विच डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, और फिर उस एस्पेक्ट के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक हीलर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्लाइंट जो है पैसा और प्रॉब्लम लेकर जो है वो हीलर के पास में आता है। तो जैसे ही उसने पैसा और प्रॉब्लम हीलर को दे दिया तो वो दोनों जो है उसने ट्रांसफर कर दिए। अब उस सिचुएशन में सामने वाले ने वो पैसा तो एंजॉय कर लिया बट वो प्रॉब्लम भी तो एंजॉय करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो वो एक तरीके का ट्रांसफर होता है। इसलिए आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे डॉक्टर्स, हीलर्स, इनकी थर्ड और फोर्थ जनरेशन में लड़के नहीं देख रहा मैं। तो जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को एंजॉय कर रहे हो, इट इज ए स्टेट ऑफ कैंसर। 3 जनरेशन के अंदर जो है वो कैंसर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। 3 जनरेशन का मतलब 3 बॉडीज, कॉजल, सटल एंड ग्रॉस बॉडी। तो फोर्थ जनरेशन में डॉक्टर्स की अगर कोई फैमिली है, आप देखेंगे उनकी फोर्थ जनरेशन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है बिकॉज दे आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम,
दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम्म। डिजीजेस को देखने का जो तरीका जो है दैट इज वेरी डिफरेंट। आप अगर डिजीज को, जी, आई सॉ इट इन लॉयर्स फैमिलीज टू। लॉयर्स फैमिलीज पे में क्या भी। होगा, वो लॉयर्स पे होगा, अकाउंट्स वाले लोगों के तौर पर होगा, ये डॉक्टर्स पे होगा, मतलब लॉयर्स में तो टीचर्स पे होगा। अगर टीचर्स नहीं करते तो उनके पास भी होगा। सो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, हमें ये लगता है कि यहाँ पर कोई भगवान टाइप की चीज नहीं है, बट ट्रू जस्टिस प्रिवेल्स एवरी सेकेंड। आप कुछ भी गलत करिए, वो गलत करने का प्रोसेस जो है आपको उसके रिपरकशंस देगा ही देगा। 100%। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि हाँ, ये डिजीज को जब भी आपको ऑब्जर्व करना है, डिजीज की थ्योरी को देखिए, डिजीज के थॉट पैटर्न्स के साथ में कनेक्ट करिए, तो आपको बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरे देश में 35 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 35 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, उसका डायबिटीज का एक स्टैंडर्ड थॉट होता है दैट आई एम नॉट बीइंग लव्ड। दैट्स अ बेसिक थॉट जो उसमें हाईलाइट होता है। So when you say you are not being loved, that means the attention is deviated। आपके पास में या तो ईगो है कि जिसकी वजह से आप चाहते हो कि हर एक व्यक्ति आपको पूछे, और वो नहीं पूछता तो वो उसका एस्पेक्ट हो गया। तो ऐसे करके आप पूरे थॉट पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं। सो देयर वाज वन ऑथर कॉल्ड लुइस हे। तो मैंने जब वो लुइस हे का पूरा प्रोसेस पढ़ा, तो मेरे को ये पता चला कि लुइस है ने 300 डिजीजेस के करीब जो है वो काम करा, एंड उन 300 डिजीजेस पे हर डिजीज के सब्सिक्वेंट जो है उन्होंने उसके पैरेलल वहां पर डिजीज के साथ में थॉट भी आइडेंटिफाई कर दिया कि ये डिजीज है, इसका ये थॉट है, इसका जो कॉजल है, तो थॉट को रिवर्स करेंगे तो डिजीज पैटर्न रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज मैंने जितने लोगों पे वो चीजें टेस्ट करी, वो चीजें फिनोमिनली मुझे वैसी ही दिखनी भी शुरू हो गई कि हाँ, ये डिजीज का जो पैटर्न है इंटेलिजेंट है। तो मैं एक दफे वो डॉक्टर चांद भारद्वाज के साथ में बैठा हुआ था, तो डॉक्टर चांद भारद्वाज ने बोला कि भाई देखो, डायबिटीज में क्या होता है, एक ग्लूकोज का वो होता है, एक ग्लूकोज, एक से वो अपना फोन ले तो गए थे। एक नॉर्मल सेल होता है और एक ग्लूकोज का सेल होता है। दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो जो नॉर्मल सेल होता है उसमें इंटेलिजेंस होती है, जो ग्लूकोज वाला सेल होता है उसमें इंटेलिजेंस नहीं होती। एंड दैट आंसर्ड माय क्वेश्चन। फंडामेंटली डायबिटीज जो है उसका काम ये होता है कि वो शरीर के शुगर लेवल्स को सेलुलर लेवल पर ले जाकर ओवरलैपिंग करता है। उस ओवरलैपिंग का नेट इम्पैक्ट क्या होता है कि सेल के अंदर से इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। इंटेलिजेंस खत्म होती है तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन भी ऑल्टर हो जाती है। तो धीरे धीरे आप हर वो चीज खाना शुरू करते हैं। एंड शुगर इज वेरी एडिक्टिव। शुगर का एडिक्शन होता है। मतलब अगर आप गुड़ वगैरह खाते हैं, गुड़ में जो है वो फ्रक्टोज होते हैं, ग्लूकोज नहीं होता है। ग्लूकोज बेस्ड जितनी भी चीजें हैं उसका रिसर्च, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट ग्लूकोज इज फंडामेंटली वेरी एडिक्टिव। आपको शुगर की क्रेविंग होती है। एंड शुगर क्रेविंग जो है हमारे यहाँ, क्योंकि ये शुगर के कोई वो ही नहीं थे, मतलब शुगर प्राइमरली जो है ये मिशनरीज और इनके टाइम पर आई है। सबसे पहले बंगाल में आई थी, बिकॉज बंगाल में सबसे पहले जो है वो ब्रिटिशर्स आए थे, तो उन्होंने जो है वो शुगर रिलेटेड चीजें वहां पे बनानी शुरू करी। इसलिए आप देश भर में देखते हैं कि वो बंगाली मिठाई जो, उसका जो ट्रेंड जो है वो ओरिजिनेट ही शुगर। बंगालियों में कोई भी मिठाई ऐसी नहीं है जो नॉन शुगर बेस्ड हो, सारी मिठाइयाँ उनकी शुगर बेस्ड है। यूपी वगैरह में बाकी सब जगह आप देखेंगे वहां पर जो है मेजॉरिटी मिठाइयाँ जो हैं वो शुगर बेस्ड नहीं है। इन दी लेटर पार्ट, क्योंकि वहां पर गुड़ की मिठाइयाँ चलती थी, तो गुड़ वाले मतलब जैसे मैं मेरठ में हूँ, तो मेरठ की गुड़ की रेवड़ियाँ फेमस थी मेरठ के। और बहुत सारे आइटम ऐसे स्वीट्स में फेमस थे जो गुड़ बेस्ड वो थे। या गुड़ के पैरेलल गुड़ से भी एक बूरा बनती है, उसके बेस्ड जो है प्रोसेसेस को उन्होंने यूज करा।
but those are non-addictive in process. Sugar itself is a addictive material. तो अब क्या इसके पीछे रीजन है, आई डोंट नो, बट शुगर को जब भी मैंने स्टडी करा मुझे एक हायर ऑर्डर का क्रिस्टलाइन फॉर्म मिला। इसको आप ऐसे मानिए जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। सो आप पानी में एक ड्रॉप भी डालेंगे तो वो छन से एक्सपैंड हो जाएगा। तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे पैनक्रियास को इम्पैक्ट करती है। और पैनक्रियास को इम्पैक्ट होने के बाद धीरे धीरे अंदर की जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मुझे नहीं पता कि, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हो सकता है बहुत सारी चीजें आजकल तो डीएम क्या कहते हैं, डायबिटोलॉजी डीएम में भी कोर्स आ गया, उसके बाद भी लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट व्हाट आई आइडेंटिफाइड कि इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग मोर ऑन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हर चीज डिपेंडेंट ऑन ड्रग बन रही है। और हम क्योंकि मंत्र चिकित्सा करते हैं, हमारे मंत्र चिकित्सा में कोई भी ड्रग डिपेंडेंसी का मतलब ही नहीं है। एंड वो हमारे पास लाइव टेस्टिमोनियल स्नेहा जी हैं। स्नेहा जी को बहुत सारी चीजों की दिक्कत हुई थी, उनके फादर के सीरियस हेल्थ इशू थे। हमने पूरे प्रोसेस में बिना एलोपैथी प्रोसेस के कोई भी अप्रोच को इंटरफियर करे बिना, हमने सिर्फ वीडियो कॉल पर वो हीलिंग कर करके उस पूरे प्रोसेस को मैनेज करा। एंड जितनी भी चीजें इन्होंने हमें इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल बोली, वो सारी की सारी चीजें हमने जो है वो रिवर्स करके दिखाई। तो बिलीफ होना एक एस्पेक्ट होता है, अप्रोच एक एस्पेक्ट है, एंड थ्योरी एंड द एस्पेक्ट्स आर अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा, तो मेरा क्योंकि कोर काम जो है वो थ्योरी पर ही बेस्ड है, तो मैं एक चीज बस आपको ये, ये वाली स्लाइड एक दफे खोलिए। एक सेकंड इसको खोल के देखता हूँ, इधर खुल जाए तो। क्लीन। ये मेरी स्लाइड दिख रही है आपको? या जरा इसको काम पढ़ना वात कफ शुरू रोग अफरा क्रोध पित्त नित छाती जारा। ये कौन सी स्लाइड मोह दिख? मोह अज्ञान है। काम वात है। अच्छा। लोभ अपार कफ है। और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। शालिनी मैम, आप पढ़ पा रहे हैं इसको? Yeah. I was on a call, so I नो just प्रॉब्लम, now. नो प्रॉब्लम, वो मैंने देख भी लिया था, नो प्रॉब्लम्स। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। पहला पॉइंट, इंटेलिजेंस रिप्लेस हो रही है तो अज्ञान आ रहा है। ठीक। दूसरा पार्ट, उन व्याधियों से फिर बहुत सारे शूल उत्पन्न होते हैं, पियर्सिंग पेन। काम Oh, वात है, तो मेरी जितनी भी कामनाएं हैं वो मेरे वात रोग है। जितने भी लोभ हैं वो अपार बढ़ा हुआ कफ है। greed is cough. ग्रीड और लोभ में थोड़ा सा फर्क है, मैं अभी डिस्क्रिमिनेट भी कर दूंगा इसको क्या क्या चीजों का फर्क है। क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। ठीक है। Good. हाँ, सॉरी। तो मैं यहां से जो पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो ये है, मेरे पास तीन डोमेन हो गई। एक हो गई वात, नित्य तो मेरे पास एक हो गया वात, एक हो गया पित्त, हम्म, और एक हो गया कफ। सो वात पित्त कफ। वात जो है वो किस चीज को कहा गया? कामना को, desires. डिजायर्स। परफेक्ट। पित्त जो है वो कहा गया
सॉरी, कफ जो है वो कहा गया लोभ। कफ ज्यादा शुरू होता है बचपन में लोगों को, देन इन द टीनेज में पित्त होता है ज्यादा। मैं अभी ना ये सारी चीजें आंसर करूंगा बैक टू बैक, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोभ जो है उसको हम कहते हैं होल्डिंग द डिजायर। ठीक है। Lobe is holding the desire. Okay. आप डिजायर पकड़ के बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत कंजूस है, वो जब भी दूसरे व्यक्ति को पैसा देगा, वो तब तक उस नोट को जो है वो रगड़ता रहेगा अपने हाथ में कि इतनी देर और इसको फील कर लूं, क्योंकि बाद में तो ये सब्जी वाले को या XYZ किसी को चला ही जाएगा। तो लोभ जो है इट इज फंडामेंटली होल्डिंग द डिजायर। आप डिजायर को कितनी जल्दी हो, कितनी देर तक होल्ड कर रहे हो, दैट्स। पित्त इज क्रोध। क्रोध इज इनकम्प्लीट डिजायर। अब एक है डिजायर, एक है होल्डिंग द डिजायर, और एक है इनकम्प्लीट डिजायर। सो डिजायर इटसेल्फ इज नॉन इंटेलिजेंट। अब यहां पर इसने जो बोला है जड़ मोह अज्ञान है। अज्ञान की जब मैंने डेफिनेशन निकाली तो मैंने क्या बोला, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान क्या हो गया, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके बीच में जो संबंध नहीं देखता या नहीं स्वीकार करता, उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बेवकूफ नहीं होता। अज्ञान इज नॉट एक्सेप्टिंग अ रिलेशनशिप। सो हमारे यहां जो प्रक्रियाएं दे रखी थी उसके तौर पे अब जब हम इस टेक्स्ट को वापस पढ़ते हैं तो फिर से देखते हैं इसको। तो सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर बहुत सारे शूल उत्पन्न होते हैं। शूल पेन के लिए होता है, पियर्सिंग पेन। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले, मिल जाए, तो दुखदायक सन्निपात रोग होता है। सन्निपात कहते हैं पैरालिसिस। सो फंडामेंटली डिजायर, होल्डिंग द डिजायर, एंड इनकम्प्लीट डिजायर, जो भी इस डोमेन में अटका हुआ है ही विल हैव पैरालिसिस। ठीक है। तो जब भी आप कभी किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस की प्रॉब्लम देखते हैं तो ऐसे करके आपको उसके भीतर के सिस्टम। अब ऐसे में क्या होता है, दो चीजें बहुत काम करती हैं, मतलब मैं और आरती जैसे काम करते हैं। तो हम पहले पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करने में हमें यह पता है कि उसमें कोई भी बीमारी डिजायर्स के इर्द गिर्द ही चल रही है। मैं डिजायर को होल्ड नहीं कर पा रहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, पार्किंसन में कन्वर्ट हो गया। मैं डिजायर को होल्ड कर रहा हूं तो मेरे भीतर कफ की इंक्रीज हो रही है। मेरी डिजायर पूरी नहीं हो रही, मैं क्रोध कर रहा हूं, मेरे क्रोध से मेरी अलग डिजीज पैटर्न निकल कर आ रहे हैं। सो फंडामेंटली जब हम डिजीज पैटर्न को देख रहे हैं, काम क्रोध और लोभ, ये तीनों के तीनों डिफरेंट थॉट्स हैं। तो जब मैंने, और ये है जो पूरा पार्ट है, ये लास्ट 5 पेजेस है तुलसीदास जी की रामचरितमानस के। और यहाँ पर उन्होंने मानस रोगों का डिस्क्रिप्शन दिया है। और तुलसीदास जी की रामचरितमानस 1575 या 1570 में लिखी गई थी। तो 16th सेंचुरी का डॉक्यूमेंट जो है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, ये 4 पेज 3 पेज, ये मेजर 30-40 प्रकार की कोर डिजीजेस बताते हैं और सबका कोरिलेशन थॉट से बताते हैं। तो जब मुझे लुईस Wow. ने बताया तो मैंने कहा कि अगर इसको पता चला तो इसको कहां से पता चला, इसका सोर्स कोड क्या है। तो जब मैंने सोर्स कोड ढूंढा तो मानस रोग के तौर पे मिला। तो आई रियलाइज कि जो चीज मेरे यहाँ धार्मिक तौर पे पढ़ाई जाती है उसका साइंटिफिक क्या रोल प्ले है। अब तुलसीदास जी को हम क्या मानते हैं, वो भगवान के भक्त थे, किताबें लिखते थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, रामचंद्र जी उनके वो देवता थे।
तो प्रत्येक जगह वो रामचंद्र जी के ही बारे में अलग अलग तरह से लिखते रहे, दैट्स इट। वी डोंट कंसिडर हिम एज अ साइंटिस्ट, वेर एज ही इज राइटिंग एब्सोल्यूट साइंस। और उन्होंने भी इससे पहले देखा होगा। तो मुझे लगा कि ये तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। सो देर इज अ टर्म कॉल्ड माइंड रूब्रिक्स, Yeah. and it is a Mind. subject which is prescribed under homeopathy. अब आप किसी भी ढंग के होम्योपैथी वाले से बात करेंगे ना, उसको भी माइंड रूब्रिक्स नहीं पता होगा। But it is again, the tool is used in the absolute sense in terms of जब कोई पेशेंट अपनी बीमारी बता रहा होता है, what all terms as adjective, as pronoun, as adverb वो यूज करता है, उसके बेसिस पे माइंड रूब्रिक्स में पर्टिकुलर थॉट या इमोशन को मेडिसिन से कनेक्ट कराए। अच्छा, बार बार जो है इसको नींद की बात कर रहा है, नींद की दिक्कत चल रहा है, ये कालीफॉस के सिम्टम है। तो ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस होम्योपैथी के अंदर है। आयुर्वेद का मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। एलोपैथी इस क्यू के प्रोसेस को बांधती नहीं है, तो वो लुइस है के प्रोसेस में उसने जो है आफ्टर डूइंग द एमडी पार्ट वो उसने वो चीज को हाईलाइट कर दिया। तो उसने बेसिकली एक गैप को हाईलाइट करा, एंड दैट वाज अ, आई थिंक, अ मिलियन कॉपी वाज सोल्ड फॉर लुइस है माइंड बॉडी करके, जो है हील योर बॉडी हील योर माइंड करके बहुत सारी चीजें आई। तो उन्होंने वहां से फिर जो टर्म दिया था पूरे प्रोसेस में बात करने के लिए, वो टर्म था एफर्मेशन। तो जब मैंने एफर्मेशन टर्म देखा, तो मुझे पता चला कि एफर्मेशन देने से मैं ठीक हो रहा हूं, ये उस लेडी का रिसर्च है, बट एफर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। मैंने सिर्फ अपनी बात के कहने के तरीके को बदल दिया कि मैं थोड़ा सा ऐसा ट्रांसफॉर्म कर लूं, पर मैं रहा डिजायर की डोमेन में ही। जबकि मेरे प्रोसेस के अंदर इंटेलिजेंस बढ़नी चाहिए थी। अब जब मैंने ये पूरा पार्ट समझ में आ गया मेरे को, तो मैंने इसी पार्ट को वापस से मैं आपके सामने रख रहा हूं। ममता दादु कंडु ईर्ष्याई हरस विषाद गरह बहुताई कर सुख दे, पर सुख दे कि जरनी सो इच्छाई कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह है, डाह मतलब खुजली, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता गलगंड है, मतलब जो लोग फटाफट खुश हो गए फटाफट दुखी हो गए उनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। जो दूसरे से ईर्ष्या करते हैं उनको स्किन डिजीज में भी खुजली होती है। दो तरीके की स्किन डिजीज होती है, एक तो बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ, जिसको हम दाद कहते हैं, ठीक है। उसमें एक एलोपैथी की मेडिसिन क्वाड्रिडर्म लगाई जाती है और वो इमिडिएटली सल्फर इम्बैलेंस की वजह से वो कहा जाता है। तो लेकिन उसी दाद में खाज भी हो जाए, मतलब वो इचिंग भी उसके अंदर शुरू हो जाए, तो वो ममता जो है वो ईर्ष्या में बदल गई है। एंड इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल मॉडल, पता चलना शुरू हो जाता है। सो ये यहां से इन्होंने ये पेज और इसके अगला पेज पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वो शई है, शई कहते हैं टीबी को। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोड़ है, मतलब बैठा बैठा आदमी सामने वाले कोई कोसे जा रहा है, हे भगवान इसके पास इतना हो गया, इसका नाश हो, इसका ये हो, इसका वो हो। वो जिसकी भी जितनी गंदी नजर के तौर पे कहते हैं, वो गंदी नजर वो दूसरे को लगाता है, बट उसको कोड़ होता है खुद को, लेप्रेसी। So what I'm trying to highlight is this subject is a very different approach as given in our religious scriptures और वेस्टर्न ऑथर्स, और बकायदा Yeah. इस सब्जेक्ट पर। लेकिन इस सब्जेक्ट को, जैसे मैंने माइंड रूब्रिक्स का नाम दिया, आप गूगल करेंगे आपको माइंड रूब्रिक्स में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट माइंड रूब्रिक्स को होम्योपैथी में सस्टेन नहीं होने दिया गया। इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट पार्ट ऑफ देयर करिकुलम।
करिकुलम के पैरेलल एक ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये कह दिया कि थॉट ही डिजीज का ओरिजिन है, तो थॉट कैसे शरीर के अंदर रुकता है? थॉट इज ए सिम्टम ऑफ सोल इन द बॉडी। द मोमेंट सोल लीव्स द बॉडी, द थॉट डिसअपियर्स। तो ऐसे करके मैंने इस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करा। अब मैं ये इसलिए बनाया मैंने बैकग्राउंड, बिकॉज जब हम इस पूरे पार्ट को देख रहे थे, सो आई रियलाइज्ड कि मेरे सिस्टम में मैं जब डिजीज पैटर्न पे और उस पे बात कर रहा हूँ, चक्रा से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो वो चक्रा के एस्पेक्ट को ही मैं एड्रेस नहीं कर पा रहा था। अब मैं फिर से आपको, कल कल तक हमने जो है वो क्या कहते हैं, हार्ट चक्रा करा था। या अब इसको फिर से एक दफे ऑब्जर्व करेंगे सारे उसको। नहीं, नेक्स्ट पेज जाते हैं ना पहले, ताकि ये स्वादिष्ठान से शुरू करते हैं। मणिपुर या हाँ, सो स्वादिष्ठान इट इज वाटर एलिमेंट। स्वादिष्टान। ओके। स्वादिष्ठान इज वाटर एलिमेंट। सर, हैव यू चेंज्ड योर स्क्रीन? यहाँ पर नहीं ना, मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, वो मेरी गलती है। अभी दिख रहा है या यस स्वादिष्ठान सर। चक्र? हम्म। राइट, परफेक्ट। सो स्वादिष्ठान चक्र इज वाटर एलिमेंट connected with northeast and Venus। अब यहां से हम इसको जो है एक एक एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं। वाटर जो है उसकी एबिलिटी क्या होती है, उसके बेसिस पे वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, वाटर मुझे सबसे पहले टंग पे पता चलता है। सो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है उसमें टंग एंड लिप्स, आपको कहीं भी आयुर्वेद में जो है टंग का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, जहां भी मिलेगा लिप्स से कनेक्ट होगा उसका। बिकॉज लिप्स की जो स्किन है और टंग की स्किन जो है दोनों टेस्ट के तौर पर कनेक्टेड है। जो लोग राजस्थान वगैरह में ऊपर से पानी पीते हैं, उनकी प्यास जो है वो खत्म हो जाती है। मतलब उनको जो प्यास की अर्ज होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन प्यास नहीं खत्म होती। लिप्स पर जब वो पानी डालते हैं इस पूरे सेक्शन पर, तो वो कम पानी पीकर ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं। ठीक है। सो ये लिप्स और टंग को माना है। और हम यहां पर क्या कहते हैं, री इज अपर लिप, री इज लोअर लिप, ऐसी करके हम बोलते हैं ना। अरे, जब बॉडी पार्ट्स में हम गए थे, ई करा था, उसमें री अपर लिप, री लोअर लिप ऐसे था। तो यहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ। अब हमने पानी को टेस्ट करा, उसके आधार पर हमने पानी पिया, पानी पीने के बाद पानी एक्सक्रीट कर दिया। ये हमारी बॉडी के अंदर की वाटर साइकिल हो गई। अब इस वाटर साइकिल को जब हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे ऑब्जर्व करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। सो हम जैसे जैसे एलिमेंटली इंप्रूव करते रहेंगे, स्काई में और कोई मेजर एलिमेंट नहीं होता अदर देन टाइम, डायरेक्शन, आत्मा और मन। एयर में स्काई भी होता है, फायर में स्काई और एयर भी होता है, वाटर में स्काई, एयर, फायर भी होता है, और अर्थ में स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ ऐसे करके होता है। तो जब हम इस लाइन पर देखते हैं तो इससे हमें लेयर्स का पता चलता है कि हमारे भीतर लेयर्स है। जैसे किसी आदमी को आप इमेजिन करिए कि उसको चोट लग गई, तो उसके स्किन के अंदर से एक वाइट वाइट कलर की स्किन और निकल आती है जब किसी को चोट लगती है। तो फिर हम उसको जो है ऑइंटमेंट लगाकर और फिर उसको बैंडेज करते हैं। वो वाइट कलर की स्किन की लेयर है। तो एक स्किन नहीं है, हमारे यहाँ हर चीज की 7 लेयर्स बोली गई हैं।
7 स्काई, 7 आसमान है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हर जगह हमने 7 की टर्म लेकर चले हैं। सो वो जो 7 की टर्म आ रही है वो कैसे आ रही है? स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन। तो इस प्रकार से जो है वो आत्मा और मन को जो है 9 में से 2 माइनस कर देते हैं, तो 7 जो है वो उसकी लेयर बन जाती है। इसलिए जो भी हमारा प्राणिक और रेकी हीलिंग का जो प्रोसेस है वो 7 लेयर्स में ही बात करता है, 7 चक्रास पे ही बात करता है, 9 पे बात नहीं करता। 9 पे बात करने से मॉडल कंप्लीट हो जाता है, 7 पे बात करने से इनकम्प्लीट मॉडल रहता है। अब हम इसी प्रोसेस को जब आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे ऊपर थॉट्स जो हैं, हमारे थॉट्स ग्रेविटेशनल फोर्स के चेंज होने की वजह से, जो भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, अभी इसकी शनि की ढैया चल रही है, अभी मंगल की दशा है, अभी राहु आ गया, ऐसे करके, या हमारे एक्लिप्स हो गए। सो मेरे भीतर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेरे थॉट्स को करता है, थॉट्स मेरे वर्ड्स को इम्पैक्ट करते हैं, वर्ड्स मेरे, watch your thoughts they become your words, watch your words they become your actions, watch your actions they become your behavior, watch your behavior it becomes your character, watch your character because it becomes your destiny, and tracking the destiny is horoscope। तो जब कोई ज्योतिषी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नवग्रह से ओरिजिनेट हो रहा है उस नवग्रह को ऑब्जर्व करता है, तो ये साइकिल चलती है। इस साइकिल की वजह से, अब इसी को मैं अगर मेडिकली बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि दीज थॉट्स, जो भी थॉट्स हम लेकर चल रहे हैं, नॉन इंटेलिजेंट थॉट्स, अज्ञानी थॉट्स जितने भी हैं, इनको जब हम लेकर चलते हैं तो ये थॉट्स जो हैं ये स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इस तरीके से ये बॉडी पार्ट्स में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? जब ये थॉट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बॉडी पार्ट्स में मैनिफेस्ट हो जाता है, तब वहां पर जो है सिस्टमैटिक डिजीजेस इमर्ज होती है। सो डिजीज इमरजेंस यहां से है। अब उस डिजीज को मैंने कॉज और इफेक्ट दो पार्ट में बाइफरगेट कर लिया। सो इफ आई से कैंसर, कैंसर इज ए इफेक्ट और अ कॉज। Effect. व्हाट इज द कॉज? इनकम्प्लीट डिजायर्स। फीवर, फीवर इज ए कॉज और एन इफेक्ट? Effect. इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन। कॉजल बॉडी इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कहां से आया? सीरियस इरिटेशन। इरिटेशन कहां से आई? अगेन इनकम्प्लीट डिजायर से। तो तो ये हमारी, सॉरी, तो ये पित्त से, इन केस में पित्त का इम्बैलेंस भी होगा फिर। तीनों बोले ना मैंने, वात, पित्त, कफ। पित्त इज ये इनकम्प्लीट डिजायर, राइट सर? इनकम्प्लीट डिजायर। ओके। Those who have more pith will have anger also, anger issues. पित्त इज फंडामेंटली generated in the body as a structured approach for creating acids in the body, और वो एसिड्स को ही हम अपने गॉल ब्लैडर में स्टोर करते हैं। तो जब कभी किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में मतलब स्टोन हो जाते हैं, तो वहां पर जो है उसका मतलब ये होता है कि ये एक सीरियस सा इनकम्प्लीट डिजायर का एक पैकेज होल्ड करे हुए हैं, और वो चलता रहता है। इस सब में ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जो कि ऑटोमेटिक थॉट से कनेक्टेड होता है। द मोमेंट यू पुट अ लूप टू अ प्रोसेस, द मोमेंट यू ट्रिगर अ लूप इन अ प्रोसेस, एक ही चीज को 3 4 5 बार बोलते हैं,
ब्रेन तुरंत उसे ऑटोमेटिकली प्रोसेस करना शुरू कर देता है। जितनी बार वो आपने उसको बोला, उससे हजारों गुना टाइम वो ब्रेन इंटरनली अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोसेस कर देता है। द मोमेंट वो प्रोसेसिंग होती है, इमिडिएटली सबको उसका इम्पैक्ट आ जाता है। अभी वो अमेजन प्राइम पे एक मूवी भी आई थी, उसका नाम क्या था, कोवेनेंट या ऐसे करके कवेनेंट। है। कवेनेंट। हाँ। सो वो मूवी जो है वो, मतलब पृथ्वी छोड़ के 2000 लोग जो है अंतरिक्ष यान में बैठकर जो है एक नई सिविलाइजेशन के वहां पर जा रहे हैं। तो एक वो एंड्रॉयड बनाते हैं सो दैट कि वो एंड्रॉयड जागता रहे और वो बाकी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको सुला देता है। तो उसमें बीच बीच में बहुत सारे प्रैक्टिकल डायलॉग्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें एक डायलॉग जो बड़ा खूबसूरत सा आया था वो ये था कि पता नहीं ये 7 साल की जर्नी के बाद जिस भी एनवायरनमेंट में जाएंगे वो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। तो वो एंड्रॉयड कहता है अच्छा बुरा नहीं होता है, अगर जैसा बिहेवियर अर्थ के साथ कर रहे हैं वैसा ही बिहेवियर वहां जाके करेंगे तो वहां भी नहीं रह पाएंगे। तो व्हाट आई रियलाइज्ड इन द प्रोसेस इज, सिंस वी आर परस्यूइंग समथिंग नॉन इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट डिलेज व्हाट, नॉन इंटेलिजेंट डिलेज जस्टिस। रूट कॉज, न्याय नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। आई एम रिच, आई कैन डू दैट, ही इज पुअर, ही इज नॉट अलाउड टू डू सच थिंग्स। तो मेरा जो जस्टिफिकेशन है जब वो करप्ट हो जाता है, दैट इज द फर्स्ट हैंड इम्पैक्ट ऑन माई इंटेलिजेंट सिस्टम। अब यहां पर मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये यहां पर स्वादिष्ठान चक्र में रस की उत्पत्ति है और हमारे यहाँ नवरस होते हैं, 9 इमोशंस, 9 एक्सप्रेशंस। तो जब हम उन 9 एक्सप्रेशन से बनने वाले मल्टीपल एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो यहां से आयुर्वेद के अंदर रस चिकित्सा होती है। तो जब हम सिस्टमैटिकली सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट हैं, उसके रूट कॉज को देखते हैं, तब हमें ये पूरे पैटर्न समझ में आते हैं कि ओके इट इज अ वेरी वेरी सीरियस सब्जेक्ट। बट एलोपैथी क्या कर रहा है, मैंने एक दफे जो है एमडी और डीएम नेफ्रोलॉजी का सिलेबस पढ़ रहा था। तो आई थॉट कि यार इतनी रिसर्च चल रही है, एमबीबीएस करने पर जो है बहुत सारी चीजें पढ़ने को नहीं मिलती हैं, एमडी करके एक व्यक्ति को एक स्पेशलाइज पार्ट होता है, डीएम करने पर उसको जो है सेकंड, और कितना ज्यादा इन्होंने रिसर्च करी होगी। इस क्यूरियोसिटी से मैंने डीएम नेफ्रोलॉजी का सिलेबस पढ़ा। टू माई सरप्राइज 60% ऑफ दिस सिलेबस ऑन डीएम नेफ्रोलॉजी वॉज ओनली बेस्ड ऑन, वो किडनी पेशेंट को क्या करते हैं वो, डायलिसिस। डायलिसिस। that was 60% dialysis they were teaching, which means अब डायलिसिस के लिए एक मशीन है और वो मशीन जो है इज ए कॉमर्शियल इंटरेस्ट। जब मैं हर एक डॉक्टर को नेफ्रोलॉजी करते हुए उसको ये बता रहा हूं कि भाई एक डायलिसिस करेगा तेरे को एक बार में 3,000 रुपए बचेंगे, इतनी देर में तेरा अटेंडेंट ट्रेंड हो जाएगा, अटेंडेंट वो करेगा, तेरे को हर पेशेंट पे 3,000 रुपए बाय डिफॉल्ट जब तक वो पेशेंट जिंदा है तब तक मिलता रहेगा। एंड दैट आंसर्स द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, आई एम होल्डिंग द डिजायर। और जब मेरा एलोपैथिक सिस्टम इस होल्डिंग द डिजायर के प्रोसेस में खुद अटका हुआ है, वो मुझे कैसे सॉल्यूशन दे देगा। एंड एज अ रिजल्ट ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये करप्ट होता जा रहा है। और इस करप्शन में द नेक्स्ट थिंग विच विल एमर्ज इज, कफ जो है वो वात और पित्त को ट्रिगर करता है।
एंड द नेक्स्ट स्टेज इज पैरालिसिस। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जिसके बाद ये पूरा पूरा सब्जेक्ट चोक हो जाएगा। जब वो चोक हो जाएगा उसके बाद वो कहेंगे अच्छा भाई अब या तो दूसरी अर्थ ढूंढ लो या फिर जो है यहाँ के हिसाब से देख लो। तो मेरे प्रोसेस में ये बेनिफिट है कि जब मैं एक चीज में दवा का लालच ही खत्म कर लेता हूं, मैं स्पिरिचुअली प्रजा को इंटेलिजेंट बिहेवियर के लिए प्रॉम्प्ट करता हूं, और मेरी खुद की जिम्मेदारी राजा की प्रजा के प्रति न्याय की जिम्मेदारी होती है। दैट वॉज द सिस्टम विच वॉज प्रिवेलिंग इन पास्ट। अब जब मेरे देश में ब्रिटिशर आ गए, मैं उनसे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? उन्होंने मेरा पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। उन्होंने मेरे यहाँ जुडिशरी बनाई, उन्होंने मेरे यहाँ मिलिट्री और पुलिस बनाया, उन्होंने मेरे यहाँ आईएएस और एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, लेकिन इन सबकी गवर्नेंस न्याय पे थी नहीं। हम्म, इट वॉज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी कोर्स होता है, न्याय कोर्स होता है। सो जब मैं डिजीज को फंडामेंटल प्रोसेस में आइडेंटिफाई करता हूं, देन आई रियलाइज कि मेरे पास स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशंस आएंगे कैसे। क्यों? क्योंकि मेरे को तो एक ही एस्पेक्ट पता है। वापस से अब इस पे आते हैं, हम जिस पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, ये मेरा पलेट के लिए टर्म यूज होता है, ये अपर लिप और लोअर लिप। घ इज क ख क ख ग घ, फिंगर जॉइंट्स। सो फिंगर जॉइंट्स of both hands and both feet falls into this part. Bha is buddhi. Bha is बुद्धि। सो मेरे पास जब इंटेलिजेंस होगी तो उससे मेरा इम्पैक्ट मेरे रस की क्रिएशन पे पड़ेगा। अब अगर मेरा इंटेलिजेंट बिहेवियर नहीं है तो मेरे को भय जागृत होगा या वीरता जागृत होगी? मैं भय। तो जब कभी भय बढ़ेगा, मेरे बिहेवियर पैटर्न में हर एस्पेक्ट में फर्क हो जाएगा। अब आप इमेजिन करिए कि हमारे यहाँ जितनी भी मदर्स हैं, कोई अपने बच्चे को वीर बनाना चाहती है? एवरीबडी डेवलप्स द चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फियर। Exactly. नहीं बेटा किसी से लड़ाई नहीं करनी है, नहीं बेटा इधर मत जाओ, इधर से गिर जाओगे। अरे भाई गिर जाएगा तो गिर जाएगा, थोड़ी सी चोट लगेगी, हमेशा के लिए लर्निंग हो जाएगी। हम अपने बच्चों को इनकम्प्लीट डेवलप कर रहे हैं। I agree with that. वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी आप नीगरों को देखिए, वो नीग्रो फियरलेस है। the right word. उसको नहीं डर लगता। पूरी दुनिया पे अमेरिका राज करता है और अमेरिका में नीग्रो राज करता है। मेरे मेरे एक जानकार है, उन्होंने वहां पर एक वो स्पीच, मतलब वो ऑफिस कॉर्पोरेट आईबीएम में जॉब करने गए, तो उन्होंने कोई बात पर जो है वो कुछ बोला, तो बोले यू कैन नॉट यूज सर्टेन टर्म्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग। ही Yes, सेड you Yeah, आई डोंट नो, can't. यू यूज। actually, I don't use that term, what you just used. हाँ, तो वो Don't use नाइगर that. नाइगर जो टर्म के तौर पे था, वो तो Don't use it. ये जो एस्पेक्ट्स थे, वो एस्पेक्ट्स वर वेरी डिफरेंट। इट वाज ट्रांसफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड एवरीथिंग। देयर आई रियलाइज ओके, मेरे को पूरे प्रोसेस में इंटेलिजेंट सिस्टम जहां से मिलना चाहिए था, मुझे वहां से मिल ही नहीं रहा। मैं मेरे बच्चों को, अब मैं कौन हूं? मैं समृद्ध व्यक्ति हूं, मैं फाइनेंशियली आई कैन अफोर्ड एनीथिंग, बट आई नेवर डेवलप माई चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग फियरलेस। एज अ रिजल्ट सोसाइटी पूरी की पूरी टर्न अराउंड हो रही है, विच इज व्हाट द बेसिस जो हमारे यहाँ कहा गया कि वो देव थे और ये दैत्य थे। देव से डर नहीं लगता, दैत्य से डर लगता है।
तो ये कहानियां, हमारी कहानियों के अंदर जो करप्शन, ये पूरे प्रोसेस में इट इज नथिंग बट अनइंटेलिजेंट बिहेवियर। अब यहां से बॉडी पार्ट्स और डिजीज के तौर पे बात करते हैं। मेरा डिजीजेस कौन कौन से हैं? एनी काइंड ऑफ इमोशनल डिसबैलेंस। इमोशनल डिसबैलेंस को मैं कहां से एड्रेस करूंगा? स्वादिष्ठान चक्र की क्लीनिंग से। बहुत सारे लोगों के टंग के ऊपर पैटर्न्स बन जाते हैं अलग अलग, तो टंग के ऊपर पूरी एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, उस तरीके के एस्पेक्ट्स हैं। तो टंग एनालिसिस होता है। टंग एनालिसिस ये बताता है कि कौन सी बीमारी होने पर टंग के ऊपर किस तरीके के व्हाइट पैचेस आते हैं, किस तरह उनकी टंग बीच में से कट जाती है तो उसमें कट्स एमर्ज होते हैं, सो ऑल दैट। सो टंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इट हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड ये मतलब मेजरली अंडर एक्सपोज्ड पूरा डोमेन है। ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया आपके एक्सक्रीटरी बॉडी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों के हिसाब से जो भी है। फिर मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम से मेरा किडनी और ये वाली डिजीजेज आ जाती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये यहाँ पर कवर हो गए। अब ये इन सब में जो है वो मेरा ये लगेगा, क्या कहते हैं, स्वादिष्ठान चक्र का क्लीनिंग लगेगा, और जो भी पार्ट उससे कनेक्टेड होगा उसी पर हम एक्ट अपॉन कर लेंगे। और इसका वो ये कि श्रीम रम श्रीम, और अभी जो मैंने लेटेस्ट बीज मंत्र पे काम कर रहा हूं दैट इज श्रीम लम, जो मराठी भाषा में लम जिसको कहते हैं, और श्रीम। और इसके लिए मैंने टर्म भी बनाया लशक्षिल्री। शक्श्री। तो ये जो है ये मेरे स्वादिष्ठान चक्र को बहुत ब्यूटीफुली एड्रेस करती है। श्री। ल श श, अठावले वाला ल, नीचे र की मात्रा, ऊपर र की मात्रा, लशक शिलरी। जैसे हम शक्श्री। लक्ष्मी लिखते हैं तो लक्ष्मी हम ऐसे लिखते हैं ना, लशक। तो हम जैसे लक्ष्मी लिखते हैं उसी तरीके से हम ल श श, अठावले वाला ल, नीचे र लगा देते हैं। र बिकॉज स्वादिष्ठान चक्र है, तो ल और र का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम पर्पज ऑफ स्वादिष्ठान उससे इन्वोक कर देते हैं। और उसका रीजन क्या है? हमारे पूरे बॉडी में रस सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड। लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड जो है उसकी डिस्टरबेंस से कैंसर होता है। तो जब मैं इस बीज मंत्र से मैंने लिखा ल शिलरी, और इसके साथ मैंने घ झ ढ ध भ, ये प्रिफिक्स कर लिया, आगे पीछे लक्षलरी कर दिया। मैं एक दफा साफ साफ लिख देता हूं। घ झ ढ ध भ, ल श क्ष ल श क्ष लरी। ये हो गया मेरा। तो मैंने लचक शिलरी आगे पीछे लगा दिया, और इससे जब मैं हीलिंग करके क्लीनिंग करूंगा किसी भी व्यक्ति के स्वादिष्ठान चक्र की, तो उसके डिजीज पैटर्न में कमी आना शुरू हो जाएगी। कौन कौन से डिजीज पैटर्न में कमी आना शुरू होगी? ये जो यहां से मैंने यहां तक कवर करे, इमोशनल इम्बैलेंस, शुक्र रिलेटेड, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड,
एक्सक्रीटरी बॉडी सिस्टम रिलेटेड, टेस्ट रिलेटेड। क्योंकि जो मैं पीता हूं वही, मतलब जो मैं टेस्ट में मुझे अच्छा लगता है वही मैं पीता हूं, तो ऐसे करके वो पूरा पार्ट जो है इसमें एड्रेस होता है। ठीक है जी। Next. Middle word, what is that middle word you wrote? कौन सा? The Lashaksharim. Now you just were wiping that one, that middle one. ल श श, अठावले वाला ल, ये लिखा है ना यहाँ पे, ये रहा। Oh, after that, the middle. Oh, घ what? ज ढ ध भ, लशक शिलरी, यही तो लिखा है मैंने। नीचे रा लगा दिया उसके। It is per ver, right? घ झ ढ ध भ, ये लिखे हुए तो हैं यहाँ पर, ये घ झ ढ ध भ। Okay, got it. ठीक है। Yeah. नेक्स्ट चक्कर मणिपुर चक्र। सेम प्रोसेस। मणिपुर चक्र is the domain where प्राण is created। प्राण क्रिएशन के बाद, और इसकी डोमेन होती है गंध, स्मेल। सो कोविड में जितने भी लोगों को स्मेल आनी बंद हो गई थी, उन सबका मणिपुर चक्र क्लीन करने से इंस्टेंटली हमने जो है उसके रिजल्ट्स ले लिए। अब क्योंकि बाकी सबके लिए वो स्काई एलिमेंट था, हमारे लिए अर्थ एलिमेंट था, तो हमारे रिजल्ट बहुत फास्ट आ गए थे। और जैसे ही उसके प्राण जनरेट होने शुरू हुए, तुरंत इम्यूनिटी इंक्रीज हो गई, और जैसे इम्यूनिटी इंक्रीज हुई तुरंत ही उसके डिजीज पैटर्न पे रिवर्सल आ गया। सिंपल लॉजिक। आपने प्राणिक हीलिंग करी है किसी ने? I mean, I know that you take it like this way, clean, keep water निकाल के, ऐसा मेरी माँ के लिए किया था। ठीक है। तो प्राणिक हीलिंग में एक टर्म, मतलब एक अप्रोच यूज होती है, उसमें क्या कहते हैं वो, कि वो आपके इससे मूलाधार चक्र से रूट्स जो हैं वो जमीन में डालते हैं। ठीक है। वो रूट्स, जैसे बैनियन ट्री में रूट्स होती हैं जो अर्थ के अंदर तक जाती हैं, उसी तरह से वो एक प्रोसेस वो करते हैं, और उस प्रोसेस से वो कहते हैं कि पेन रिडक्शन होता है। तो मेरे पास एक प्राणिक हीलर आए और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसको जो है वो दाढ़ में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं उसको ठीक कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा आप कर क्या रहे हो? तो बोले हम जो है वो मूलाधार चक्र से रूट निकाल रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं। मैंने कहा मूलाधार चक्र तो स्काई एलिमेंट है। बोले नहीं, वो तो अर्थ एलिमेंट है। मैंने कहा आप सेम एक्सरसाइज नेवल से कनेक्ट करो और नेवल से रूट्स निकलें, तो अर्थ से रूट निकलकर अर्थ में जा रही है। इस हिसाब से जब आप उसको इमेजिन करोगे और सेम प्रोसेस से करोगे तो वो फर्क आ जाएगा। बोले मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को तो यही चीज आती है, तो आप इसको जो है वो कर दो। आई सेड ओके, फ्रॉम माई साइड देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने आरती को बोला कि भाई इनका जो है वो नेवल से रूट्स बाहर निकाल के अर्थ के अंदर ले जाओ, और उस मेडिटेटिव स्टेट में इसको पूरे को पेन रिलीफ कर लो। वो हो गया। इट वॉज वेरी फास्ट एक्टिंग। तो मेरा जो एलिमेंटल सिस्टम जो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉडल। द मोमेंट यू विल डू अ करेक्ट डायग्नोस्टिक्स, पहला पार्ट, करेक्ट कनेक्शन विद द एलिमेंट, दूसरा पार्ट, द चक्रा which is connected with the element needs to be cleaned, immediately multiple problems will start reversing. सेम वे मणिपुर चक्र में हम जो बात कर रहे हैं उस बात में ऊ ऊ दोनों नोज, when who is two noses? ओ औ, अपर जॉ लोअर जॉ।
आ अ औ, अपर जाओ लोअर जाओ, ग ज ड द, ग और जा हाथ में रिस्ट के लिए, पैर में एंकल के लिए, ग ज ड द ब, ब इज नेवल, नाभि के आसपास जब भी किसी को दर्द होता है वो इससे जाता है। ठीक है, बीज मंत्र हम इसको बना देते हैं ल श श्वी, और उ उ ओ औ ग ज ड द ब स, लशक्ष्मी। सो लाइकवाइज, तो इस प्रकार से इसको करने से इस चक्रा का जो भी इम्बैलेंस होता है वो चला जाता है। अब इससे कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड है? नाक है तो स्मेल, नोज, ऑल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। सो जो व्यक्ति फ्रेग्रेंस का एक्सपर्ट होगा, उसका मतलब उसका मणिपुर चक्रा जो है वो पॉजिटिव है। हम्म। ठीक है, तो जिसको भी फ्रेग्रेंस की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, ही कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू परफ्यूम्स इंस्टेंटली, नो गुच्ची नो शनैल। तो ऐसे करके जो लोग बात करते हैं उनको आप बाय डिफॉल्ट ले लो कि ये लोग जो है इनका मणिपुर चक्र बढ़िया है। और मणिपुर चक्र बढ़िया होने का मतलब ये है कि इनके शरीर के भीतर इम्यून सिस्टम भी ठीक है, ये लोग आसानी से बीमार नहीं पड़ेंगे और सामने वाले को वो हेल्प भी करेंगे उसके तौर पे। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इज व्हाट द कनेक्शन। अगर गुड मणिपुर चक्र है तो ऐसे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, अगर बैड है तो कॉन्स्टिपेशन होगा। ये आसान सा वो है। कल हम वो जब कर रहे थे उसका अनाहत चक्र का कर रहे थे, आप किसी भी घर में जाइए जिसमें कि मैंने बोला कि अनाहत चक्र उसका डिस्टर्ब्ड है, तो मुझे जाना है तो वहां पे घर का कोई भी व्यक्ति जो है फाल्ट करता हुआ मिल जाएगा। अगर वो घर का व्यक्ति फाल्ट कर मार रहा है तो आप ये बाय डिफॉल्ट ले लीजिए कि इस घर का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है। ओ। जब आप कहीं जाते हैं तो आपको जो है वो उस बॉडी उस डिजीज पैटर्न से रिलेटेड जो करेक्शन है, द मोमेंट यू एनर्जाइज दैट थिंग विल स्टॉप हैपनिंग। उसी का एक्सटेंशन में बोल रहा हूं कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है, ये कॉन्स्टिपेशन मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप मणिपुर चक्र के रिलेटेड वहां पर कोई भी एफर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये घर में एक चीज ठीक हो गई। तो अब इसका कनेक्शन जुपिटर से होता है। सो किसी की भी हॉरोस्कोप में जुपिटर रिलेटेड जो भी रेमेडीज होती हैं, जुपिटर की रेमेडीज स्टैंडर्ड होती हैं, जैसे पीला रंग। ठीक है, हम जो बगलामुखी की पूजा करते हैं, वल्गामुखी उसका एक्चुअल नाम होता है। सो वो इसी चक्रा को क्लीन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं। लक्षवी इज प्राइमरली बगलामुखी का ही बीज मंत्र बोला जाता है। और जुपिटर और स्मेल, फ्रेग्रेंस, एरोमाथेरेपी, प्राणों की उत्पत्ति यहाँ पर होती है, और विष्णु लक्ष्मी का ये स्थान माना गया है। कौन सा? मणिपुर चक्रा। ओके। ठीक है जी, सो ये हमारा पार्ट हो गया मणिपुर चक्र। अब आते हैं आज्ञा चक्र पे। सो आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र इज प्राइमरली द इंटेलिजेंस ऑफ डायरेक्शन, and it fundamentally connected with how many chakras to be used.
तो जब मैं डिजीज पैटर्न को आइडेंटिफाई करता हूं तो मुझे उस डिजीज को सॉल्व करने के लिए एक चक्रा को डालकर क्लीन करना है या पांचों चक्रा यूज करने हैं या चक्रा यूज ही नहीं करने, कोई और एस्पेक्ट पे काम करना है, ये सारी इंटेलिजेंस जो है आज्ञा चक्र से आती है। आज्ञा चक्र जो है वो उसको फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कुछ जगह यूज करा जाता है। प्री फ्रंटल और फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब ये जो माथे का जो भाग जो है इसको हम बोलते हैं, और ये हमसे बहुत अच्छी तरह वाइब्रेट होता है, बट एक्चुअल इसका अल्फाबेट तम है। तो इसके लिए मैं जो टर्म यूज करता हूँ वो लक्षति करता हूँ। सो लक्षति, तम, लक्षति, ये इसका रेमेडी हो गया। अब आते हैं इसका मेन पार्ट में। आज्ञा चक्र का जो पार्ट है वो क्या है? आज्ञा चक्र प्राइमरली प्लस और माइनस के जैसा होता है। डायरेक्शन जो है हमें कैसे पता चलती है? सनराइज है तो क्या हो रहा होगा? सन और सी लेवल दोनों एक लेवल पे दिख रहे होंगे, और जैसे जैसे सी ऊपर मतलब सन ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे वो सनराइज रिलेटेड एस्पेक्ट होता है। सो यहां से प्लस और माइनस हमें पता चलता है। जब हम प्लस और माइनस को देखते हैं, सो कॉन्टिन्यूसली प्लस करते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। मैथमेटिकली ऐसे ही करते हैं ना, प्लस को हम कॉन्टिन्यूसली बोलें तो दैट विल बिकम मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके मैंने 10 बार करा तो मैंने उसको बोल दिया, बोले जी 20 हो गया। ऐसे ही बोलेंगे ना इसको। अब सेम प्रोसेस में अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा डिवीजन। अब मैंने 2 × 10 करा। अब मैंने कहा 2 × 2 × 2 ऐसा मैं 10 टाइम्स करूंगा तो इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? एक्सपोनेंशियल। इसका ऑपोजिट क्या होगा? लोगैरिथम्स। ठीक है, कोई यहां पे डाउट? एक्सपोनेंशियल को कंटिन्यूस करूंगा मतलब 2 की पावर 10 × 2 की पावर 10 × 2 की पावर 10 ऐसे करते हैं, मैं बढ़ाता जा रहा हूं तो मैं फाइनली पूरी अर्थ को कवर कर रहा हूं इस तरह से। एंड आई एम सेइंग इंटीग्रेशन इज द टर्म फॉर continuity इन द एक्सपोनेंशियल टर्म्स, और इसका ऑपोजिट हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो एक इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 8 स्टेप्स हैं जो आते तो मैथ्स के अंदर हैं, बट ये एक्चुअली अष्टांग योग है। तो जितने भी लोग योग को एक्सरसाइज बताते हैं तो मेरे हिसाब से वो फर्स्ट ऑर्डर उनका खराब है। When plus becomes integration, it is called योग। मेरा एक सेल टिश्यू बन गया। भाई कैसे बन गया? मल्टीपल सेल्स जुड़कर एक टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई। हु इज होल्डिंग दैट टिश्यू? आई डोंट नो। मल्टीपल टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बन गए। हु इज होल्डिंग दैट ऑर्गन? आई डोंट नो। मल्टीपल ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बन गए। हु इज होल्डिंग दैट सिस्टम? आई डोंट नो। मल्टीपल सिस्टम्स मिलकर जो है वो इंटर सिस्टम बन गया। हु इज होल्डिंग द इंटर सिस्टम? आई डोंट नो। मल्टीपल इंटर सिस्टम मिलकर जो है वो बॉडी बन गई। हु इज होल्डिंग द बॉडी? आई डोंट नो। तो संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक श्लोक है योगः कर्मसु कौशलम। योग योगा कर्मश योगस्थ कुरु कर्माणि। नहीं नहीं, योगा कर्मसु कौशलम ये 1/4 ऑफ अ श्लोक है। ओके। योग
कर्मसु कौशलम, गूगल कर लीजिए ना, ये तो एज इट इज हम्म। बड़ा आसान है। हाँ बोलिए। तो ये जो श्लोक है इसका मतलब क्या है? इसके इतने फालतू फालतू ट्रांसलेशन मैंने देखे हैं कि आप उसकी लिमिट नहीं लगा सकते, बट इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, माई बॉडी इज ए बंडल ऑफ 100 ट्रिलियन सेल्स। इस योगा, इस एडिशन को, इस इंटीग्रेशन को, हु इज होल्डिंग इट? बोले जी हर एक सेल का जो पर्पस है, वो पर्पस का ही इंटीग्रेशन जो है वो इसको होल्ड कर रहा है। तो डेक्सटेरिटी पर्पस की है, purpose of my cell, purpose of my tissue, purpose of my organ, purpose of my system, purpose of my intersystem, purpose of my body. The moment they are integrated, they are connected. It is what holds the body. अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जाते हैं। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, उसकी छोटी सी नोड बनी, इतना सा ट्यूमर होता है, 80 किलो व्यक्ति का वजन होता है, और व्यक्ति तुरंत ही मर जाता है। भाई ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी सी नोड ने पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया? नो, दिस सिस्टम इंटेलिजेंस फ्रॉम सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इंटर सिस्टम, बॉडी, ओवरऑल पूरा डिस्टॉर्शन हो गया। और जब वो डिस्टॉर्शन हुआ, एज अ रिजल्ट द डेथ अकर्ड। अब ऊपर से क्या होता है कि जब कोई कैंसर पेशेंट होता है तो पहले उसकी वो एमआरआई कराते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, और फिर उसके बाद जो है उसका पेट स्कैन करा देते हैं। पेट स्कैन में एक न्यूक्लियर डाई जो है वो व्यक्ति के अंदर डाल दी जाती है, और जैसे ही वो न्यूक्लियर डाई डालने के बाद आप उसको रेडिएशन में डालते हैं, आप एक्चुअली पूरे प्रोसेस को ट्रिगर कर देते हैं। एज अ रिजल्ट वेरी रेयरली इट हैपेंस कि कोई व्यक्ति को अगर पेट स्कैन हो गया उसके बाद वो सर्वाइव भी 20 साल कर गया, रेयर केसेस है। तो प्रोसेस में क्या चीज थी विच इज मिसिंग? प्रोसेस में मिसिंग था, मैं उस इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा। योगा कर्मसु कौशलम। और जैसे ही मैंने उस इंटेलिजेंस को एड्रेस करा, अच्छा बाय द वे, इंटीग्रेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? Don't know. इंटीग्रेशन इन संस्कृत? सम्मेलन। सम्मेलन। गूगल कर लिया ना सर, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, अब तो गूगल संस्कृत का भी ट्रांसलेशन देता है। Integration. इंटीग्रेशन, समन्वय, समन्वय। हिंदी सम, में क्या है? समन्वय। इंटीग्रेशन इन संस्कृत इज नोन एज संहिता। And in समन्वय। हिंदी में? द टर्म इंटीग्रेशन मीन्स संहिता। संस्कृत में उसको संहिता कहते हैं। जब आप पढ़ते हैं टर्म ऋग्वेद संहिता, Yeah. इच मीन्स व्हाट? री का इंटीग्रेशन। री इज व्हाट? रस। Mhm. श का इंटीग्रेशन बिकम सामवेद संहिता। य का इंटीग्रेशन इज यजुर्वेद संहिता। अथ टर्म यूज होता है जहां विसर्ग आता है। तो जैसे मैंने टर्म बोला श्री, सो श्री टर्म जो है उसको मैंने यूज करा किस तरह से? विसर्ग जो है, विसर्ग जो है उसको अथ कहते हैं, जिससे बना विसर्ग का इंटीग्रेशन इज अथर्ववेद, अथर्ववेद संहिता। मैंने इसीलिए अपनी जो कंपनी बनाई उसका नाम ही श्री रखा। मैंने कहा मैं वैसे तो नहीं समझा सकता, लेकिन अपनी कंपनी का नाम तो बनाकर बता ही सकता हूँ सारी दुनिया को। So सो what did you name the company? श्री एआई हीलर्स प्राइवेट लिमिटेड।
तो मैंने बनाई नाम इस तरह से, इसको लिखा तो इंग्लिश में ही जाता है ना यहाँ पे सारा कुछ, तो दैट वे। एनीवेज, सो संहिता टर्म जो है वो हमारे यहाँ अंडरस्टूड ही करेक्टली नहीं है। तो जब मैं संहिता टर्म की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं, एक है मेरे पास श, एक है र, एक है य, एक है अह। तो श, र ऋषि वाला रि, य यजुर्वेद में, और अह विसर्ग के तौर पे। ये चार से मेरा पूरा वेद का स्ट्रक्चर बना। ये सामवेद है, ये ऋग्वेद है, ये यजुर्वेद है, और ये अथर्ववेद है। जो कहा जाता है ना कि वेद जो है वो ओम से निकला है, ऑल जंक, ऑल क्रैप। तो जब हम उस प्रक्रिया को आइडेंटिफाई करते हैं तो स्ट्रक्चर भी अपने आप ही बन जाता है। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारा जो इंटेलिजेंट डिजाइन है उसकी डिस्टरबेंस में व्हाट इज दैट विच इज मिसिंग। आई एम मिसिंग दी योगा में, आई एम मिसिंग हु इज द कंट्रोलर। और जैसे ही मैं अपने कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता हूं मेरा डिजीज पैटर्न जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये मेरा हो गया आज्ञा चक्र। इसके लिए बीज मंत्र के तौर पे लक्षति तम लक्षति, इससे मैं अपने आज्ञा चक्र की क्लीनिंग करता हूं एंड इट इमीडिएटली इम्पैक्ट्स। किसी भी व्यक्ति को स्ट्रेस वगैरह हो, लक्षति तम लक्षति इस माथे के ऊपर डालिए और आपको एकदम से वहां पर जो है पीस आइडेंटिफाई होगी। करके देख लीजिए। Soothing, very soothing. जी शालिनी मैम। Feels good. जी स्नेहा जी। लिटरली नींद आने लग रही है सर। मतलब अगर किसी को नींद भी नहीं आती है तो आई थिंक दे कैन ट्राई दिस। हाँ, ये इस हिस्से में जैसी सूदिंग होती है इमीडिएटली स्लीप पैटर्न पे फर्क आता है। दैट्स वेरी इंस्टेंट। See, in acupuncture also, acupressure, when you do anti-clockwise, you won't get sleep. When you do clockwise, yahan on your Agya Chakra, you do clockwise, you get sleep. नहीं समझा मैं, कहाँ पर क्या क्लॉकवाइज करना होता है? Let me come in front of the camera and show you. Can you see me now? जी। See, when you do like this way, when with acupressure, when you do clockwise, you get sleep. When you do anti-clockwise, you don't get sleepy. ओके। So clockwise, आज्ञा चक्र तो इसमें चाइनीज सिस्टम में भी एग्जिस्ट तो करता ही है ना आज्ञा चक्र, लंबिकाग्र नहीं करता है उनके यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये मैं भी चेक कर लूंगा कि प्रेशर वाला पार्ट। राइट, तो नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र, द चक्र ऑफ टाइम। समय। टाइम हो गया। समय। हाँ, अच्छा मैं लक्षक्षी शम 5-10 मिनट दे सकते हैं तो मैं ये कंप्लीट ही कर दूंगा। लब्धिकाग्र तक प्लीज। पहुंच गए तो ये
लशक्षी क्षम लशक्षी, ये इसका रेमेडी है। द डोमेन ऑफ टाइम गेट्स करेक्टेड हियर। डोमेन ऑफ टाइम मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिटिविटी, पेशेंट बिल्कुल डेथ बेड पर है, डेथ बेड के पेशेंट को उसके कान में पहले तो कोई पर्पस बोलना चाहिए। जैसे मैंने एक वो रेफरेंस भी लास्ट टाइम दिया था कि मेरे सामने वाले जो थे वो रो रहे थे क्योंकि मम्मी तो बिल्कुल कोमा में चली गई हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, उनके कान में जाकर बोलो कि मम्मी अभी तो आपको छोटी वाली बिट्टू की शादी देखनी है, तो 2-3 बार बोल देना और कान में फूंक मार देना। तो बोले अच्छा। वो रोने वो जो है 2-3 बार बोला, फूंक मार दी। वो आंटी उसके 4 साल बाद गई। सर फूक मारना मतलब? फूंक फूंक मार देते हैं ना ऐसे करके। ओह ओके। आई एम हम्म। प्राइमरली पुटिंग अ पर्पस एंड पुशिंग दैट पर्पस इनसाइड यू। तो मेरे कानों ओके। के अंदर जो है मेरा लंबिकाग्र चक्र है ना, दोनों कानों के बीच में, नाक के ओके। पीछे, तालू के ऊपर, तो ऐसे करके प्लस बना लीजिए ना आप अपना, तो वो प्लस जो है वो उसके तौर पे आ जाए। तो वो मैंने इस कान में गया और मैंने फूंक मारी और वो अंदर चला गया, ये इंटेंशन प्लेस हो गई और उनको एक पर्पस दे दिया। तो कोई भी व्यक्ति अगर एक सीरियस पर्पस है, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे नाना जी 101 साल के हो गए, 101 प्लस, और वो बार बार जो है और उनकी 92 ईयर्स की उनकी बहन है, दोनों भी मौजूद हैं। वो दोनों क्या करते हैं, जब भी परिवार में कोई बच्चा पैदा होगा या मतलब हर वो इवेंट जैसे घर यस। में कोई बच्चा कुंवारा है तो वो कुंवारे बच्चे को देखेंगे, इसकी शादी देखने का मेरा बड़ा मन है। वो अपने आप को ही पर्पस देते रहते हैं। शादी हो गई तो इसका बच्चा देखने का बड़ा मन है। Never. हर चीज पर्पस देखते देखते जो है, मतलब आज 101 साल के हो गए और इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम करते हैं। तो और मैं ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूँ। एक और पास में एक नेबर रहते हैं, वो 4 भाई हैं। जो सबसे बड़ा वाला भाई है वो 120 साल का है, जो सबसे छोटा वाला है वो शायद 103 साल के है। और वो हम्म। चारों के चारों भाई मिलते भी हैं और इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम करते हैं। Hmm. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जब अपने लंबिकाग्र चक्र की तरफ देखते हैं तब हमें पता चलता है कि लंबिकाग्र चक्र इज द डोमेन ऑफ टाइम। अब टाइम का काम क्या होता है पहले उसको समझ लें। टाइम क्रिएट्स द बबल। अब बबल में क्या होता है, बबल में कुछ नहीं होता। 1 सेकंड में बबल की फॉर्मेशन होती है टाइम के अंदर। और वो बबल आपको जो है उसमें आपको कलर भी दिखेगा, उसमें शेप भी दिखेगी, उसमें सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाता है। इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद सडनली बबल फूट जाता है और कहानी फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाती है। हमारा जो पूरा ह्यूमन बॉडी है उसमें टाइम का रोल है। हम टाइम हमारा 5 सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, हमारी कॉजल बॉडी को, हमारी कॉजल बॉडी में हमारी आत्मा को, हमारी जो है वो ग्रॉस बॉडी को। ये सब के सब को टाइम कंट्रोल कर रहा है एक टाइम पर, एक साथ, एक जगह। जैसे ही ये इंटेलिजेंस इंपैक्ट होती है हमारे सारे बॉडी फंक्शंस में इंपैक्ट शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो बहुत डीपली स्पिरिटेड एनर्जी में है, उसकी सांस लेने का पैटर्न, उसकी आंखें खोलने बंद करने का पैटर्न डिफरेंट होगा एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले। उसका मुंह धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे बंद होगा। उसकी मतलब जो सांस है वो दूसरे व्यक्ति के मुकाबले धीमे या तेज चलेगी। उसकी आंखें तेजी से बंद होंगी या धीमे से बंद होंगी। सारी चीजें टाइम ड्यूरेशन पे फर्क होंगी। द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज्म इज डिस्टर्बेंस ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन ओनली। तो ये जो एक बीज मंत्र मैंने बोला, लशक्षी क्षम लशक्षी, ये मल्टीफोल्ड है। हमारा पूरा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम जो है वो टाइम ड्यूरेशन के ऊपर बेस्ड होता है या डायरेक्शन पे बेस्ड होता है। एज अ रिजल्ट ये रिवर्स होता है। इट ऑल्सो गेट्स कनेक्टेड विद इम्यूनिटी, क्योंकि सारा सेंसरी मैकेनिज्म है। सेंसरी मैकेनिज्म को जो होल्ड कर रहा है, होल्डिंग वाली एनर्जी जितनी पावरफुल है वो उतना जल्दी जो है उसके तौर पर जाएगा।
and the best part is that it distributes nourishment. तो जब मैं, इसीलिए हम मतलब आरती ये बोलती है कि सोल सीट पे पहले जाओ और सोल सीट से पूरी बॉडी को कनेक्ट करो। ये आपकी ग्रॉस बॉडी, ये सटल बॉडी, ये कॉजल बॉडी, ये देवी माँ की बॉडी, क्योंकि इस पॉइंट पे सारे कंट्रोल्स मौजूद हैं। तो जैसे ही आप इस जगह एनर्जी डालोगे, एनर्जी इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे सिस्टम के अंदर। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? दूसरा बीज मंत्र जो इसमें काम करेगा अच्छी तरह से, दैट इज आधा ल, आधा अठावले वाला ल, शक्शी। लठक। ठ नहीं है ये डबल ल की तरफ पे जाएगा। बट ये पलेट के लिए है टर्म। ये पलेट मतलब सोल सीट। देखिए दो चीजें, एक मेरी आत्मा है और एक मेरे आत्मा का सिंहासन है। तो अगर मैं ड्राइवर को सीट ही नहीं दूं, तो बोले ये तो ड्राइवर है, खुद ही कर लेगा, कहीं भी बैठ जाएगा, तो वो गाड़ी ढंग से नहीं चलेगी। इसलिए मैं, अभी जो आपने लास्ट शीट मेरी देखी होगी जिसमें मैंने 64 बीज मंत्र शेयर करे थे, जब मैंने 64 के 64 बीज मंत्र लिखे, तो मुझे अंदर से, और दोज वर द मोस्ट पावरफुल, महालक्ष्मी, महाकाली, महासती, मतलब तमाम जितनी भी चीजें मैं इतने साल से, 10-12 साल से जानता था, तो मैंने वो सारे लिखे। जैसे ही मैंने वो 64 बीज मंत्र लिखे, मुझे कोई कहता है कि सिंहासन तो दे दे। मैं को पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। देन आई रियलाइज कि अच्छा, मैंने इसमें अठावले वाला ल किसी बीज मंत्र में यूज नहीं करा। एंड अठावले वाला ल डिनोट्स पैलेट, और पैलेट के ठीक ऊपर जो है वो सोल सीट है। तो मैंने फिर दोबारा कल से बीज मंत्र लिखने शुरू करे कि दी आई ट्राई टू राइट द एंटायर बीज मंत्र विच इनकॉर्पोरेट्स अठावले वाला ल, बिकॉज तो अभी जो पहले वाला था वो उसका कोई वैल्यू नहीं। नहीं ये नहीं नहीं नया। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब पहली बार बीज मंत्र लिखा तो मैंने लक्ष्मी लिखा, ठीक है। अब लक्ष्मी लिखा तो लक्ष्मी लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने देखा लक्ष्मी की पावर कैसे बढ़ रही है, तो मैंने लक्ष्मी कर दिया। हम्म। ए लक्ष्मी, मेरे पुकारने से उसका, अब मुझे नहीं पता ना 10,000 साल पहले इसको क्या पुकारते थे, क्या ग्रामर थी, क्या स्ट्रक्चर था, क्या अल्फाबेट्स थे, क्या अप्रोच था, कुछ नहीं पता। मैं मेरे प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग से या इनर कनेक्ट से उससे बात करके जब पूछ रहा हूं, तो मैंने यहां पर इस लक्ष्मी को, अब जो मैंने कर रहा हूं वो ये कि इसमें अठावले वाला ला और जोड़ दिया। ल, लल ऐसे हो गया, इसको आप ऐसे मानो प्रोनाउंसिएशन के तौर पे ये लल हो गया इस तरह से, ललक्ष्मी ऐसे बन गया ये। अब आप इन तीनों में अगर पावर का कंपैरिजन देखेंगे, you'll find हाईएस्ट इन दिस वन। कम नहीं है किसी में भी। अगर आप इस लक्ष्मी को भी लेकर चलेंगे, इससे ज्यादा इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें होगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मैं आपको बुला रहा हूं आशीष, फिर मैं बुला रहा हूं आशीष जी, फिर मैं बुला रहा हूं श्री आशीष जी, ऐसे करके मैं, और फिर श्री श्री 1008 आशीष जी। लाइकवाइज आई एम ब्यूटिफाइंग द नेम। So beauty is my intention, because I don't know what was the existing science for this, but I can clearly observe that it holds higher energy. Higher energy because मैं मन में यहाँ पे सोच रहा हूँ, अरे मैंने किसी देवी देवता का आह्वान तो करा लेकिन उनको सिंहासन या आसन नहीं दिया। हाउ बैड ऑन माई पार्ट। मैं 1000 बीज मंत्र, 1000 दैवी शक्तियों को, मतलब 1000 लक्ष्मी जी को अब की बार मैंने इस नवरात्र में जागृत करा कि हाँ भाई आप जागो, सबके मन के भीतर जागो, और मैंने किसी को भी सीट नहीं दी। ओ हाउ बैड ऑफ मी। तो मतलब बाद में रियलाइजेशन हुआ, अपोलोजेटिक फील करा, तो मॉडल करेक्ट कर लिया। अगली बार जब नवरात्र करूंगा तो दोबारा इस इंटेंशन के साथ डालूंगा कि हाँ भाई इनके अंदर ही बैठे, क्योंकि कब तक आदमी खड़ा रहेगा, बोले चलो चलो बहुत देर हो गई, आगे बढ़ जाएगा। पर अगर उनको आसन भी दे दिया
आसन को बिस्तर बना दिया, तो वो यहीं रहो यहीं सो, मेरे भीतर 1000 एनर्जीज 1000 लक्ष्मी जागृत हो गई, तो कैसी फिनोमिनल सिस्टम होगा। तो मैं मेरे सिस्टम को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करता हूं, बट दैट अपग्रेडेशन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिंटेक्स और ग्रामर, बट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन अटैच टू इट। Beautiful. Very nice clarity. Thank you. चलिए जी, नेक्स्ट चक्र पे आते हैं। Sahasrara. सहस्त्रार चक्र, 1000 पेटल्स। इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो लशी, या फिर इसको मैं लिखूंगा लशक्षी ऐसे करके, या फिर जैसे नया सिस्टम जो मैंने बोला उसके तौर पे ल, अठावले वाला ल आधा, क्षत्रिय वाला क्ष आधा, और शी एंड में इसके शी षटकोण के श के लिए। तो इसका जो बीज मंत्र बन जाएगा वो बन जाएगा ल शक्षी शम ल, अठावले वाला ल आधा, क्षम शी। तो ऐसे करके ये मेरा पूरा प्रोसेस इन्वोक हो जाता है। अब सहस्त्रार चक्र मेरा क्या करता है? सहस्त्रार चक्र डज एवरीथिंग इन द बॉडी, एवरीथिंग, छोटा बड़ा कोई भी पार्ट जिसको भी आप लेकर चलते हो, बिकॉज यही वो आत्मा है जो वहां पर सारे काम कर रही है। इसलिए बाय डिफॉल्ट ये जो शम है ये बोल रहा है कि जितने भी संस्कृत के अल्फाबेट्स हैं उन सब के अंदर जो विशेषता है वो विशेषता का कारण ये सहस्त्रार चक्र है। सो वेन एवर आई एम फीलिंग आई एम लूजिंग माई ओन ग्लिटर, मैं सिर्फ ये वाले बीज मंत्र को एड्रेस कर दूं, द ग्लिटर विल Lash, स्टार्ट हैपनिंग ऑन इट्स ओन। Lashashri Sham, Lashashri. इसको लक्ष्य बोलिए, प्रोनाउंसिएशन लक्ष्य है ये, लस्सी। उसमें अल्फाबेट से मत जाइए, ये देखिए ये उच्चारण इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। पूरा Hmm. सिस्टम उच्चारण पे बेस करके आपके कनेक्शन को डिस्टॉर्ट कर देता है। और कोई प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाएगा उसमें कोई पहाड़ नहीं टूटता किसी के ऊपर। मैंने कभी कोई केस ऐसा नहीं दिखा कि जिसमें कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो भगवान बिल्कुल उसके घर में त्रिशूल लेके उसे मारने खत्म करने आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मेरा घर अब तक पार्टिकल पार्टिकल में बढ़ चुका होता। पॉइंट ये है, जब बच्चा तोतला होता है ना और वो अपने दादाजी का नाम पुकारता है तो दादाजी खुशी से पागल हो जाते हैं। वहां पर प्रोनाउंसिएशन का कोई वैल्यू नहीं है, इमोशन की वैल्यू है। ओ इसने मेरा नाम पुकारा तो सही। और जब ये अल्फाबेट्स आपके शरीर के भीतर जागृत हो जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत प्योर प्रोनाउंसिएशन को रोक नहीं सकती। इंपॉर्टेंट पार्ट इनको अपने भीतर जागृत करना है। ये लशी ही लिखा हुआ है, सिर्फ सिंटेक्स जो है वो मैंने चेंज कर दिया। और हमारे भीतर की इंटेलिजेंस, हमारे भीतर की राइटफुलनेस, धर्म से रिलेटेड, हमारी फिलॉसफी पर्टेनिंग टू अधर्म से रिलेटेड, हमारी इच्छाएं, हमारे द्वेष, हमारे जो एफर्ट्स हैं, एवरीथिंग गेट्स इम्पैक्टेड यूजिंग दीज बीज मंत्रा। आपके सामने कोई बंदा आता है, वो आप कोई बच्चा है या कोई एम्प्लॉय है, उसको अगर आप ऑब्जर्व करें थोड़ी देर और आप देखेंगे इसका तो एफर्ट ही बड़ा कम है, ये बार बार पूछने आ जाता है। एफर्ट को इंक्रीज करना है, ये वाला बीज मंत्र काम करेगा। ये व्यक्ति है, ये हर एक से झगड़ा करना शुरू कर देता है, बड़ा झगड़ालू है, इस वाले बीज मंत्र से हील करेंगे, उसका झगड़ा करने का या द्वेष करने की प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। कोई व्यक्ति इच्छा ही नहीं करता ढंग से, जैसे ही वो इस बीज मंत्र से कनेक्ट करता है उसके भीतर इच्छाएं जागृत हो जाती है। कोई व्यक्ति, उसकी अधर्म की फिलॉसफी फर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी फर का बिजनेस करता है कि फर जो है बहुत महंगे दामों में बिकता है, वो फर का बिजनेस करता है, बट उस फर के लिए जो है वो कितने जानवरों को रोज मारा जाता है। तो वो कहता है भाई मार तो कोई और रहा है, मैं तो सिर्फ बेच रहा हूं, मेरा काम थोड़ी है उसके तौर पे। सो ये जो अधर्म की जो फिलॉसफी है, that gets changed when you use these बीज मंत्र।
उसी तरह से मेरा जो धर्म का जो फिलॉसफी है वो भी चेंज होता है। एक्चुअली ये इंटेलिजेंस को और सेलुलर रिप्रोडक्शन को इम्प्रोवाइज करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन को इम्प्रोवाइज करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन की पावर इम्प्रोवाइज होती है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का स्पर्म काउंट 0 है तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये फैसिलिटी केवल मंत्र चिकित्सा के माध्यम में ही है, और कोई दुनिया की तरीका ऐसा नहीं है जो इस चीज को इंक्रीज कर सके। एंड जितनी पावर ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन होती है, वो सेलुलर रिप्रोडक्शन उतना ही पूरे सिस्टम को पावरफुल डेवलप कर देता है। और जैसे जैसे वो पावर इंक्रीज होती जाती है, मेरे बॉडी के सारे फंक्शंस इंप्रोवाइज होते जाते हैं, विच इज व्हाट द बेसिस ऑफ दिस। So if you want to be completely healthy from head to toe, you have to do all the chakras every day. मैडम कुछ भी कर लीजिए, करते रहिए। कोई एक बीज मंत्र, मैं तो कहता हूं सिर्फ एक श्रीम को पकड़ लीजिए, दैट विल ट्रिगर एवरीथिंग। ज्यादा के चक्कर में जो है ना वो थोड़ा भी छूट जाता है। ये आ गया हमारा सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड, लास्ट चक्र मेरा। सहस्त्रार चक्र बंद, इसका जो बीज मंत्र बैठेगा वो बैठेगा ल, फिर अठावले वाला ल, लक्ष्मी। तो ये मेरा फंडामेंटल पर्पस हो गया। इसमें 8 पेटल्स कहते हैं, और इसमें पास्ट लाइफ रिलेटेड और फ्यूचर लाइफ रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। मेरे वो पंडित जी शादी कराते हैं, बोलते हैं ये 7 जन्मों के लिए तुम्हारी पत्नी है। बाकी लोग कहते हैं पंडित जी ये 7वां ही जन्म होगा। जब 50वीं सालगिरह होती है तो वो कहते हैं नहीं जी ये तो 7वां ही जन्म होगा, इसके साथ में अगली बार जो है नए से चाहिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि 7 जन्मों की शादी में कितने जन्म इस व्यक्ति के साथ हो चुके हैं और कितने पेंडिंग है, ये इंफॉर्मेशन हमारे मन में आती है, सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड में आती है। जैसे ही हम अपने सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड को क्लीन करना शुरू करते हैं, हमारे भीतर फिनोमिनल एनर्जीज इन्वोक होनी शुरू होती हैं, बिकॉज हम अपने इंटरेक्शंस को क्लोज करते हैं। बाकी सब तो पूरा हो गया, बस ये वाली इच्छा रह गई। जैसे ये कहा ये वाली इच्छा रह गई, अगले जन्म में वो इच्छा जो है बिकम्स द फंडामेंटल एस्पेक्ट। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि व्यक्ति को अपने अंतिम समय में पूजा जरूर करनी चाहिए, सो दैट अगर वो उल्टी सीधी चीजें सोचता रहेगा तो उसकी अगली लाइफ भी खराब होगी। तो हम जब नारायण बलि कराते हैं तो हम नारायण बलि के टाइम पर इसी रेमेडी को ही एड्रेस करते हैं। आप जो कोई भी हैं, साक्षात भगवान विष्णु है, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। हमें नहीं पता कि जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई, तो उस गलती की क्षमा के लिए जो है आप हमें हमें क्षमा करिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाइए, ऐसे कह के उसको जो है वो प्रेत योनि से पितृ योनि में जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दैट्स इट, दैट इज व्हाट द प्रोसेस इज ऑल अबाउट। और मैं जब इसको लिखता हूं तो इसका बीज मंत्र बनेगा लक्ष्मी मम लक्ष्मी। बहुत सारे लोग आप ऐसे देखेंगे जिनको की जिनके थॉट्स ही बहुत नेगेटिव है, और वो कभी भी अच्छा विश नहीं करते, हमेशा सेल्फ कर्सिंग और फ्लैजिलेशन वाले मोड में ही रहते हैं। उनके इस चक्र को क्लीन करते ही उनके भीतर फिनोमिनल एनर्जीज इन्वोक होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, वैसे भी मेरा जो काम करने का तरीका वो ये है कि भाई जिसका पीछे जैसे बीत गया वो तो बीत ही गया,
जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो कितना बेटर हो सकता है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन कितनी बेटर हो सकती है यूजिंग दैट अप्रोच। क्योंकि अगर हम किसी भी डोमेन में अटके रहेंगे, अब मेरा विजन क्या है कि मेरे देश में, दुनिया में 115 करोड़ हिंदू हैं। तो वो 115 करोड़ हिंदू जो है, उनके जो बच्चे जो हैं वो हिंदू धर्म का भविष्य होंगे। अगर उनके अंदर वो फिनोमिनल बीज जागृत हो गए तो ये देश और पूरा पृथ्वी जो है वो ढंग की होगी। अदरवाइज बाकी सबने तो बम मार मार के जो है उसी में कोई कसम खा रखी है कि भाई मैं, तू 10 मारेगा तो मैं 100 मारूंगा। तो इसलिए वो प्रॉब्लम है, एंड नोबडी रियलाइज, क्योंकि जस्टिस नहीं है। मेरे पास पावर है तो मैं मिसयूज करूंगा, दैट्स दी मतलब काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग।